अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास इंटर फिजिक्स। कंटिन्यू कर रहे हैं अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशंस। टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा देयर आर 4 एप्लीकेशंस, 4 प्रोसेस हमें पढ़ने हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर फर्स्ट वन प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स लोड और प्रेशर। So it is a process in which the pressure of the system remains constant. याद रखेंगे, ISO means same and baric means load or pressure. Then it is defined as it is a process in which pressure remains constant। जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। अब यहां पर हमें कंसीडर करना है एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? थर्मोडायनामिक सिस्टम, यानी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हियर दिस इज अ सिलेंडर एंड हियर इट इज अ पिस्टन। क्या होगा जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम को, जब हीट देंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि वो हीट यूज होगी कुछ ना कुछ उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, और कुछ वो सिस्टम कुछ वर्क करेगा मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस एक्सपांड होगी। यहां तक पिस्टन जो है वो एक्सपेंड हो गया है, यानी मूव कर गया है, तो यानी यहाँ पर वर्क डन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम भी हुआ है। तो यानी ये हीट डेटा यू में भी जाएगी और कुछ वर्क डन भी होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में यही होता है। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस arrangement consider consider a piston cylinder arrangement having an ideal gas एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंसीडर किया है जिसमें एक आइडियल गैस मौजूद है, एंड इसका जो पिस्टन है, पिस्टन इज फ्री टू मूव, पिस्टन इज फ्री टू मूव। पिस्टन जो है यहाँ पर फ्री है, मूव कर सकता है, मतलब वर्क डन हो सकता है। देन according to first law of thermodynamics, we can write delta Q equal to delta W plus delta U। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके,
अब यहाँ पर एनी हाउ वर्क डन होगा। याद रखें आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पर रखें डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू पी डेल्टा वी, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी यहाँ पर रखेंगे और प्लस डेल्टा यू रखेंगे। और वॉल्यूम आपको पता है कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर हम V1 कहें, फाइनल वॉल्यूम हम V2 कहें, तो V1 से V2 तक वॉल्यूम चेंज हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 प्लस डेल्टा U। ये रहा फार्मूला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने अप्लाई किया और ये एक फार्मूला है जिसमें हमने कल प्रॉब्लम्स भी किए थे इस फार्मूला पर, आपको याद होगा। तो यही होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। और अगर हम इसमें ग्राफ बनाना चाहें, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो, तो पीवी ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर हम बात करेंगे ग्राफ। दिस इज अ वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज अ प्रेशर एक्सिस। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल होगा प्रेशर एक्सिस के पैरेलल, दिस विल बी द ग्राफ। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, वॉल्यूम एक्सिस के, यानी यहाँ पर शो करा है जो भी प्रेशर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है और इस ग्राफ को, इस लाइन को कहते हैं आइसोबार। हम कहेंगे द ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ। द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, पीवी, पी वर्सेस वी ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस is a horizontal straight line, horizontal straight line है और किसके एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं आइसोबार। आइसोबार, इस लाइन का नाम है आइसोबार। एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमें ये लाइन मिली, आइसोबार कहते हैं। तो ये था फर्स्ट वन, आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, एक्सटर्नल प्रेशर, और हम यहाँ पर वर्क डन भी हासिल करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को वो डेल्टा यू में और डेल्टा डब्ल्यू में चली जाएगी, यानी दोनों चीजें यहाँ पर हासिल होगी। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ओके, इसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। और पीवी ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस कहेंगे, इसको आइसोबार कहते हैं। तो नोट डाउन करें इसको। ओके बेटा, इसको रिमूव करें। नंबर सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर सेकंड प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस।
Isocoric process, iso means same and core means volume. Chorus means volume. So it is a process in which the volume is kept constant. It is a process in which volume of system is kept constant, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हम ये जो सिस्टम कंसीडर करेंगे इसमें पिस्टन मूव नहीं करेगा, मतलब पिस्टन फिक्स होगा। पिस्टन इज नॉट अलाउड टू मूव और एक्सपेंड। तो यहाँ पर हम वही कुछ कंसीडरेशन वर्ड्स लिखेंगे। कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हैविंग आइडियल गैस। यहाँ पर आइडियल गैस हमने कंसीडर की है सिस्टम के अंदर। एंड पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन जो है वो फिक्स हो यानी वो मूव ना करे। एंड पिस्टन इज फिक्स्ड, यहां पर पिस्टन क्या हो, फिक्स्ड हो। तो हम क्या कहेंगे आगे, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो कहाँ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। बस डेटा क्यों हमने सप्लाई किया, अब हमने सिस्टम को जो है वो सिस्टम के ऊपर हमने वेट्स रख दिए हैं। क्या रखे हैं, वेट्स रखें, यानी अगर वॉल्यूम चेंज होना चाहे तो वो हम चेंज ना होने दें, यानी हम डेल्टा वी जीरो कर दें, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, तो जो भी हम हीट सिस्टम को देंगे वो सिस्टम की डेल्टा यू में तब्दील हो जाएगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू वो होता है पी डेल्टा वी के, और यहाँ पर जैसे कि डेल्टा वी क्या है, जीरो है, डेल्टा वी क्या है, जीरो है, तो हम यहाँ पर कहेंगे वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखें आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वर्क डन जीरो होता है। क्या होता है, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दूसरा वर्क डन भी जीरो होता है इन द केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम ही चेंज ना हो तो वर्क डन जीरो होगा। अब यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू अगर हम जीरो पुट करें तो ये इक्वेशन हमें क्या गिव देती है, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट, ये इक्वेशन हमें देगी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, यानी टोटल जो टोटल हीट है वो हमारी डेल्टा यू में तब्दील हो जाएगी। सिस्टम जो है वो अपने ऊपर उस हीट को क्या करेगा, यूज करेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज्ड ओनली। ठीक है, अब हम करेंगे ग्राफ की बात। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाना है आइसोकोरिक प्रोसेस एंड दैट इज अ पीवी ग्राफ। तो द ग्राफ पी वर्सेस वी ऑफ द किस सिस्टम का, किस प्रोसेस का, आइसोकोरिक का। तो हम ग्राफ के बारे में बताएंगे, द ग्राफ पीवी पी वर्सेस वी ऑफ द आइसोकोरिक process is a vertical straight line, vertical straight line। पहले क्या हो रही थी, हॉरिजॉन्टल, अब क्या होगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी किसके, प्रेशर एक्सिस। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पर ये लाइन शो कर रही है कि यहाँ पर जो भी आप वॉल्यूम यहाँ पर V शो करें तो V जो है वो ना आगे जा रहा है यहाँ पीछे जा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। लाइन शोस वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, और इसको कहते क्या है, एंड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं आइसोकोर, आइसोकोर। दिस
स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज नोन एज आइसोकोर, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है, डिफरेंट केसेस हम ले रहे हैं कि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हो तो वो हीट किस किस में यूज हो जाएगी। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हम जो हीट देंगे सिस्टम को तो वो कहाँ जाएगी, तो वो सिस्टम के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी और डेटा यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड प्रोसेस देखेंगे आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद हम नंबर फोर्थ प्रोसेस देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहां तक नोट कर लें। ओके बेटा, इसके बाद हम आएंगे नंबर थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नंबर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर हालांकि जो वर्ड है वो शो कराए, आइसो का मतलब आपको पता है सेम, और थर्म है का मतलब होता है हीट, थर्म मतलब होता है हीट। लेकिन यहाँ पर हम हीट कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या मतलब होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट हो। हालांकि नाम इसको आइसोथर्मल दिया गया है, बट इट इज अ प्रोसेस, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रोसेस in which the temperature, the process in which the temperature of a system is kept constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पर अगर मैं देखूं कि इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, हम कहेंगे इस प्रोसेस में टी कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कहता हूं कि डेल्टा टी जो है वो जीरो होगी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एक और बात यहां पर याद रखेंगे कि जो टेम्परेचर है उसका ताल्लुक होता है डेल्टा यू से, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ डेल्टा टी का ताल्लुक होता है डायरेक्टली। यानी हम यहाँ पर ये फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू, आपको ये फार्मूला पता भी है, मैंने आपको कल बताया था, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। कल मैंने आपको इस पे प्रॉब्लम्स भी करवाए थे। इस फार्मूला के मुताबिक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा टी जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, देन डेल्टा यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है फ्रॉम दी आइसोथर्मल प्रोसेस के अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा टी अगर आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा यू
जीरो हो जाएगी। तो यानी यहां से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि U इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये लाइन में यहां पर लिखता हूं, इंटरनल एनर्जी is the function of टेम्परेचर। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब यही है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आगे बात समझ, ये की पॉइंट्स बता रहा हूं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और इस आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने के लिए भी है। ठीक है, इसके और बाद हम बताएंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो अगर हम आइडियल गैस की केस में बात करें कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा जाएगा तो कैसा बनेगा? तो वो इनवर्स रिलेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू द बॉयस लॉ। तो यानी यहां पर हम ये भी बताएंगे कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो किसको ओबे करता है? बॉयस लॉ को या चार्ल्स लॉ? आइसोथर्मल प्रोसेस ओबेस किसको ओबे करता है? बॉयस लॉ को बेटा, इट ओबेस बॉयस लॉ। यानी बॉयस लॉ को हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में P, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां पर एक और चीज कांस्टेंट होती है, क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड मास ऑफ द गैस भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इन कंडीशंस पे हम बताते हैं बॉयस लॉ कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, जबकि मास और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पर क्या पता चलता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम PV का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? जो बॉयस लॉ में बनता है, हाँ उसको हाइपरबोला ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका पर्टिकुलर नाम होगा आइसोथर्म। ग्राफ का नाम क्या होगा? आइसोथर्म होगा। वो होगी हाइपरबोला, लेकिन उसका नाम होगा यहाँ पर आइसोथर्म। हम यहाँ पर बताएंगे अबाउट द ग्राफ, द PV graph in isothermal process is a hyperbola and is called उसको नाम दिया जाता है आइसोथर्म। तो अगर आप हाइपरबोला का नाम ना उठाएं तो ये नाम आप याद रखें। अगर पूछे बॉयस लॉ में कौन सा ग्राफ बनता है, आइसोथर्म बनता है या आइसोबार बनता है या आइसोकोर बनता है, तो हम बताएंगे आइसोथर्म बनता है। किसमें? बॉयस लॉ। ये हाइपरबोला, लेकिन हाइपरबोला की बजाय हम आइसोथर्म कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्म मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये ग्राफ हम बनाते हैं PV ग्राफ। दिस इज अ PV ग्राफ, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, और यहाँ पर ये ग्राफ बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है? ग्राफ बन रहा है हाइपरबोला एंड दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। इस लाइन का नाम है आइसोथर्म। P1 V1 अगर वैल्यूज आप देना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज हमें पता है कि जो प्लॉट हुआ है कोई ग्राफ, तो इसलिए कुछ स्टेट्स हम बताते हैं। यानी बॉयस लॉ में हम दो स्टेट्स भी बताते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यही भी होता है इन केस ऑफ आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस, ये सारा कुछ आइडियल गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ आर पर्टिकुलरली अप्लाइड ऑन द आइडियल गैस। ठीक है, तो मैंने आपको अहम बातें बताई हैं कि
टेम्परेचर का ताल्लुक होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें तो डेल्टा क्यू जो है वो कहाँ चली जाएगी, तो आप यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वहां से रिजल्ट निकालेंगे। वेरी सिंपल है, तमाम आसान है बेटा, इसको जज करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और मैं सिस्टम को डेल्टा क्यू अगर सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, स्लोली अगर सप्लाई करें तो जैसे ही हम हीट देंगे तो क्या करेगा सिस्टम, अपनी डेल्टा यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी इसकी डेल्टा यू इंटरनली इसकी बढ़ना स्टार्ट होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर जो वेट्स रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, वेट्स, इसके ऊपर जो वेट्स हैं उनको हम हटाएंगे, मतलब प्रेशर रिलीज करेंगे। अगर हम प्रेशर हटाएंगे, प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इंटरनल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी उसकी वजह से ये पिस्टन कुछ वर्क करेगा, यानी पिस्टन जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, अपवर्ड, यानी गैस एक्सपांड होगी। तो जैसे ही गैस एक्सपांड होगी तो यानी वर्क डन भी होगा। तो यहाँ पर यही ख्याल करना है कि जैसे ही हमने हीट सप्लाई की तो सिस्टम की डेल्टा यू जो है वो जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। जैसे ही हम प्रेशर हटाएंगे, प्रेशर हटाने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी वर्क डन होगा। तो वो जो हीट हमने सप्लाई की थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी हीट सिस्टम के डेल्टा यू में नहीं जाएगी, बल्कि डेल्टा यू क्या रहेगा, सेम रहेगी, यानी डेल्टा यू जीरो रहेगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो हम यहां पर अगर अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे हमें इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा क्यू बराबर होती है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू से, ठीक है। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हम कहेंगे हेयर डेल्टा यू जो है वो जीरो है, अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा क्यू जो है वो बराबर हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू से। याद रखें ये प्रोसेस हमारा प्रैक्टिकली नहीं होता, ये आइडियल प्रोसेस है, ये आइडियल केस है, यानी कभी भी पूरी जो पूरी हमने हीट सप्लाई की और पूरी जो पूरी वर्क डन में चेंज हो गए, ये ऐसा रियल में नहीं होता। ये आइडियल केस में हम जस्ट अज्यूम करते हैं कि अगर हम हीट सप्लाई करें और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एक जरे बराबर भी चेंज ना हो तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने हीट सप्लाई की है वो टोटल हीट किसमें चली जाएगी, वर्क डन में जाएगी। थ्योरेटिकल रिजल्ट मिल रहा है फ्रॉम द फार्मूला। तो ये फार्मूला, ये रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये होता कैसे है, स्लोली होता है, बिल्कुल स्लोली। याद रखें ये पूरा सिस्टम हम स्लोली करेंगे, मतलब हम बिल्कुल स्मॉलर हीट डेल्टा क्यू हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को, उसमें से जो डेल्टा यू इंक्रीज होने के चांसेस हैं वो हम इंक्रीज ना होने दें, बल्कि हम प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। आए बात समझ में, यानी ये सारा कुछ हमारा थोड़ा सा करना है, ग्रेजुअली स्लोली करना है, यानी ये क्विक प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि हीट जो है वो हमारी जैसे ही ट्रांसफर हो रही है तो सिस्टम तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, वो थोड़ी छोड़ेगा, यानी सिस्टम अपना खर्चा पानी लेगा, लेकिन हम सिस्टम को एक खर्चा पानी कुछ भी ना देंगे, यानी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज ना होनी चाहिए। इसलिए इस प्रोसेस को क्या करना होगा, स्लोली स्लोली करना होगा, स्लोली करना होगा इस प्रोसेस को। यानी ये आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है बेटा, याद रखें कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो हम नेक्स्ट वन प्रोसेस पढ़ेंगे, उन दोनों में से जब हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, कौन सा प्रोसेस हमें स्लोली करना पड़ता है। तो याद रखें आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी वेरी स्लोली such that there should be no any change in the internal energy, and in the result whatever we apply the amount of heat to the system, then that amount of heat is converted into the work done which is done by the system। आ गई बात समझ में, हाँ ये बातें याद रखना। टोटल अमाउंट ऑफ हीट हम जो सप्लाई करेंगे, थोड़ी सी हीट किस में जाएगी, सिस्टम के अंदर जाएगी,
उसकी डेल्टा यू 0 रखने के लिए हमें पिस्टन से प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि पिस्टन जो है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट करे, मूव करे, और उस थोड़े से प्रेशर रिड्यूस करने से थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और थोड़े से वॉल्यूम इंक्रीज होने से थोड़ा सा वर्क डन होगा, उतना जितनी हमने हीट सिस्टम को सप्लाई। अब और क्या बताऊं मैं इसके बारे में, पूरा के पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके रख दिया है। और हाँ, आप इसकी जो कंसीडरेशन वर्ड्स हैं वो आप खुद से लिख सकते हैं, वो बुक में हैं, यानी किस तरह से लिखने हैं। जो मैंने अभी वर्ड्स बताए हैं उन्हीं को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। यानी हम यही बताएंगे कि कंसीडर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द हीट रिजर्वायर। याद रखें, ये जो हम डेटा क्यू सिस्टम को दे रहे हैं तो कहां से देंगे, हमारे पास जब होगी तब देंगे ना। तो याद रखें, हम सिस्टम को किस पे रखते हैं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सिस्टम को रखते हैं ऑन द हीट रिजर्वायर। इसको मैं डेटा क्यू ही कह देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए, लेकिन हमने सिस्टम को किस पे रखा है यहाँ पर हीट रिजर्वायर पे रखा है। हीट रिजर्वायर मतलब होता है इट इज द सोर्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी हमें अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है और हम उनसे छोटी सी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहे हैं, ताकि सिस्टम जो है कुछ ना कुछ वर्क डन करे। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ही रहे। तो अगर ये डेल्टा यू कांस्टेंट रहती है तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या चेंज होता है, इसमें चेंज होता है बेटा ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप यहाँ पर ग्राफ में दे सकते हैं, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है कि एट डिफरेंट स्टेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग, बट दिस लाइन शोज एट ईच एवरी पॉइंट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं कि मुझे बताएं इस पॉइंट 1 पर और ये है पॉइंट 2, मैं बेटा पूछूं पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर टेम्परेचर बताएं क्या है। अगर मैं कहूं T1 इक्वल टू T2 है या T1 इज ए नॉट इक्वल टू T2 है। और अगर मैं यहाँ पर दूसरा ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, ये अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं और इस ग्राफ पर मैं यहाँ पर पॉइंट देता हूं 3 और यहाँ पर देता हूं 4, तो मैं क्या रिलेशन, कौन से रिलेशन सही है, T1 इक्वल T2 है, T1 है नॉट इक्वल टू T2 है, या T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 है, यहाँ पर T3 इक्वल टू T4 है, यहाँ पर हम कह सकते हैं T1 और क्या कहें, और कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, यानी T1 इक्वल टू T2, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, T1 इज नॉट इक्वल T2, T1 इक्वल टू T2 इक्वल T3 इज इक्वल T4, या T3 इक्वल टू T4। तो मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखें, मैंने यहाँ पर 2 आइसोथर्म्स निकाले हैं, 2 आइसोथर्म्स मतलब 2 ग्राफ बनाए हैं। एक जो है पीवी ग्राफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, दूसरा राइट हैंड साइड वाला। तो आप याद रखें उस ग्राफ पर, जो एक ही ग्राफ है, उस ग्राफ पर जितनी भी पॉइंट्स होंगी उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, दूसरे ग्राफ को नहीं देखना। मतलब यहाँ पर T1 और T2, T1 और T2 ये बराबर हैं, मतलब पहली पॉइंट और दूसरी पॉइंट जो ग्राफ पर लाई कर रही है, एक ही ग्राफ पर, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ये भी बात सही है, सॉरी ये बात गलत है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2 मतलब 1 और 2 का टेम्परेचर सेम नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि ये टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर सेम है 1 और 2 पॉइंट का, मतलब ये सही है और ये क्या है, गलत है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे T1, T2, T3, T4, क्या ये सब बराबर हैं? नहीं, कभी नहीं। याद रखें ये जो 1 और 2 पॉइंट है, से सपोज अगर हम ये कहें कि ये जो है वो 300 केल्विन पर ये ड्रा किया गया है, तो आप यकीनन ये जो 3 और 4 ग्राफ है ये 300 प्लस, यानी लेट सपोज 320 केल्विन कहें या 350 केल्विन कहें, इस टेम्परेचर पर ये ड्रा किया गया है। यानी 3 और 4 जो ग्राफ है वो किसी और टेम्परेचर पर ड्रा किया गया है, और जो 1 और 2 ये जो पॉइंट है यानी ग्राफ है, ये किसी और टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया है। यानी हम कहेंगे
T1 इक्वल T2 इक्वल टू T3 इज इक्वल T4, ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ सही नहीं है, मतलब चारों टेम्परेचर बराबर नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं T3 इक्वल टू T4, ये ग्राफ हमारा दुरुस्त है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप इनको ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही आइसोथर्म शो करना, मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दे दिए। ये है ग्राफ आइसोथर्म, तो अभी आप इनको नोट करें। तो हम फोर्थ वन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके बेटा, तो अब टाइम हमारा क्लास का खत्म होने जा रहा है, इसलिए हम लास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और कभी अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, वजिया ने क्वेश्चन, वजिया अभी आ गए हैं तो रिपीट कैसे होगा। ओके, राबिया अशरफ ने, हाँ राबिया अशरफ ने पूछा है सर, अगर थोड़ा सा भी डेटा क्यू सिस्टम को देंगे तो पहले डेटा यू इंक्रीज होगा, बाद में डेटा डब्ल्यू होगा, तो आपने आइसोथर्मल डेटा क्यू इक्वल 0 क्यों कांस्टेंट होता है। तो राबिया अशरफ, मैंने यही बताया कि ये एक आइडियल प्रोसेस है। इस आइडियल प्रोसेस में हम जैसे ही थोड़ी सी हीट देंगे, थोड़ी सी हीट जैसे ही बेटा देंगे तो सिस्टम अपनी डेल्टा यू, चलो डेल्टा यू इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही वो इंक्रीज करेगा हम उसी वक्त क्या करेंगे, उस सिस्टम से प्रेशर को रिलीज करेंगे ताकि पिस्टन ऊपर चला जाए। तो जैसे जैसे हीट सप्लाई होती रहेगी वैसे वैसे सिस्टम की डेटा यू अगर इंक्रीज होगी तो उसी वक्त उसकी डेटा यू डिक्रीज होगी, मतलब उस सेम पॉइंट पर आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त वर्क डन भी तो हो रहा होगा ना। यानी ये हमें प्रोसेस साइमल्टेनियसली करना है लेकिन स्लोली करना है। आ गई बात समझ में, इसलिए हम कहेंगे ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेटा यू 0 होती है। हसन रजा, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का फंक्शन समझ में नहीं आया। हसन रजा, आपको याद होगा कल वाला फार्मूला बताया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर मैं पूछूं वहां पर एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, सीवी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है, बाकी क्या बचा, डेल्टा टी बचा। यानी डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली, डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, कह सकते हैं ना। इंटरनल एनर्जी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा यही फंक्शन मतलब रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इसमें इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। हिना अली, हिना अली आप अभी शायद उठी हैं नींद से और यहाँ पर क्लास खत्म होने जा रहा है। हाँ वजिया, आज टाइम टेबल चेंज था, आपको संभालना चाहिए था। फलक रियान पूछ रही है सर, जब चेंज इन स्टेट का प्रोसेस होता है
तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब चेंज इन स्टेट का प्रोसेस होता है तो उस वक्त चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है। मैंने आपको अभी एक्सप्लोर किया कि अगर जैसे ही हमने हीट सप्लाई की तो उस वक्त सिस्टम की डेटा यू इंक्रीज होने लगेगी और उस वक्त हमें प्रेशर को हटाना पड़ेगा ताकि हम उस डेटा यू को मेंटेन कर सकें। यानी डेटा यू हमारी जीरो रहे, इंटरनल एनर्जी सेम रखने के लिए हमें प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा और वो जो हीट सप्लाई की है वो किस में जाएगी, वो चली जाएगी वर्क डन। यानी ये स्लोली प्रोसेस करना है और स्टेट चेंज होने से डेटा यू इंक्रीज होती है, लेकिन यहां पर जैसे ही होगी तो हम वो वर्क डन में उसको कन्वर्ट कर देंगे हीट को। अब्दुल वहाब सर, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो क्यों होता है? तो बेटा मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो इसलिए होता है कि अगर हमने हीट सप्लाई की सिस्टम को तो सिस्टम तो बेचारा वो हीट अपने तरफ ले जाएगा ना, मतलब अपनी डेटा यू इंक्रीज कर देगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि डेटा यू इंक्रीज ना हो, इसलिए हमें ये प्रोसेस स्लो करना पड़ेगा ताकि सिस्टम जो है वो वर्क भी करता रहे और डेटा यू भी इसकी जीरो रहे, यानी मेंटेन रहे। साइका शेख कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है। फिर कह रहे हैं कि हम ऐसा करें क्यों स्लोली स्लोली? सर आइडियल है तो करें। हाँ, तो बेटा मैंने यही बात कहा कि आइडियल प्रोसेस का मतलब यही है कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकली ये चीज नहीं हासिल करते हैं। प्रैक्टिकली टोटल ही टोटल वर्क में नहीं जाती है, बल्कि सिस्टम कुछ ना कुछ खर्चा पानी लेता है। लेकिन यहाँ पर हम आइडियल केस में कह रहे हैं कि अगर हम सिस्टम को जीरो इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज ना होने दें, बिल्कुल कांस्टेंट रखें, तो ये आइडियली कर सकते हैं हम, ये प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। अता हुसैन, ओके, लाइबा का क्वेश्चन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आइसोचोरिक का प्रोसेस जो आपने बताया, जिसमें हम आइसोकोरिक प्रोसेस, जी जी, उसमें हम प्रेशर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो सर आइसोकोरिक प्रोसेस में हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये है कि हम प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन हासिल हो, कौन सी? हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। यस सर, तो अगर सर हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा पिस्टन थोड़ा सा भी यानी कि वो नीचे चला जाए और हमारा वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है? आप उसी बात पे आई हैं कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ना, आइडियल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली हम थोड़ी करेंगे प्रेशर को बढ़ा देंगे पिस्टन नीचे आ जाएगा, नहीं। आइडियल केस में ये सोचना है कि हम प्रेशर को उतना ही मेंटेन रखेंगे कि हमारा पिस्टन जो है वो फिक्स रहे, मतलब वो मूवेबल ना हो, बस ये हमें कंडीशन रखनी है बस। ओके सर, लेकिन जी सर, और मेरा दूसरा सवाल ये कि जब हम इन्हें आइडियली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, तो हमारे रियल लाइफ में इसका क्या यूजेस होगा जब हम इसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ में यही यूज होगा। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आ गई थी तो उस वक्त इसमें यही प्रॉब्लम आ रहे थे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था तो उस वक्त सारे साइंटिस्ट सोच रहे थे कि हम टोटल एनर्जी को एक फॉर्म से टोटल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, जैसे टोटल हीट को हम टोटल वर्क डन में तब्दील करें। तो इस प्रोसेस पे कई काम हुआ, बहुत ज्यादा वर्क हुआ, लेकिन बाद में ये जो लॉ है वो यहाँ पर ही महदूद हुआ कि नहीं, बल्कि यहाँ पर एक और चीज रिक्वायर्ड है कि हम हीट को टोटल वर्क में तब्दील नहीं कर सकते, ये आइडियली होता है। और उसके बजाय उसके बरक्स एक दूसरा लॉ आया जो हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। यानी ये इस लॉ के समझो अपोजिशन में आ गया। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इस फर्स्ट लॉ की एक्चुअल जो है यूजेज बताएगा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हर जगह पर और हम नॉर्मली तौर पर ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि कुछ हमारी कंडीशंस होती है, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि भाई इस एनर्जी को आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सेकंड लॉ कहेगा नहीं, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होंगी।
और सर ये हम यहाँ पर क्लोज सिस्टम लेंगे या फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे? ये हमारा, आप याद रखें, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें मैंने हीट रिजर्वायर दिए ना सिस्टम के नीचे। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम अभी आइसोलेटेड नहीं है, मतलब हम सराउंडिंग से हीट दे रहे हैं सिस्टम को। और उसके बाद हमने जो पहले प्रोसेस किया था आइसोकोरिक और आइसोबेरिक, उसमें भी वो आइसोलेटेड नहीं है। हाँ, आइसोलेटेड होगा तो कौन सा होगा? जो नेक्स्ट आएगा कल वाला, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक तो जो सर होगा अगर उसमें आइसोलेटेड सिस्टम होगा। सर अगर ये आइसोलेटेड नहीं है तो क्लोज सिस्टम है, जब हम हीट देंगे तो हीट तो बाहर भी जा सकती है ना बाउंड्री हाँ, तो से? बेटा मैं वही बात कर रहा हूँ, ये आइडियल प्रोसेस है, यानी इसमें आपको जो बेस है वो कंडक्टिंग रखना है और जो वाल्स हैं उनको आपको नॉन कंडक्टिंग रखना है। वाल्स शुड बी नॉन कंडक्टिंग और जो बेस होगा वो कंडक्टिंग, ताकि बेस से हम टोटल हीट सप्लाई कर सकें और इसमें से जरे बराबर भी हीट हमारी इधर उधर यूज या इधर उधर कंज्यूम ना हो। ओके सर, थैंक यू सर। आपने तो 10 मिनट ले लिए। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है यस यार, सर, थैंक ओके। उम्मे फरवा का भी शायद क्वेश्चन है, तो चले इसको भी इंटरटेन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ, आप भी 10 सर मिनट ले ले। पहला क्वेश्चन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में है। ओके। सर उसमें वर्क डन 0 होता है क्योंकि फिर से वही कंडीशन आ जाती है, यानी कि A to A ही आता है लास्ट नहीं में। नहीं 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 नहीं, आप इनको गलत समझ रही हैं। आप याद रखें कि वर्क डन इसलिए नहीं होता 0 कि वो अपनी स्टेट पर वापस आता है। ये तो वही बात हो गई डेल्टा यू वाली। आप बात करें डेल्टा यू वाली, मतलब इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 तब होती है क्योंकि सिस्टम अपनी स्टेट पर वापस आता है साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में बेटा वर्क डन होता है, यानी वर्क डन होता है तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जिस स्टेट से हम गए उसी स्टेट पर वर्क वापस आए तो वर्क डन 0 हुआ, नहीं। बल्कि आइसोलेटेड सिस्टम की हमने बात की थी कि आइसोलेटेड सिस्टम में आप वर्क डन नहीं करेंगे सिस्टम का, और उस केस में आपका दूसरा केस क्या होगा कि आपको हीट एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। बाकी साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है बस, कौन सी? कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की सेम रहेगी, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जरूर होगा, याद रखें ये बात यस याद सर। रखें। ओके। और सर तो फिर मेरा जो क्वेश्चन है, हाँ और दूसरा क्वेश्चन ये तो आपने क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन जो था हाँ वो था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ओके से कि सही। सर क्योंकि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पहले 3 लॉज के बाद आया था। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन सर उसका नाम फिर भी 0th लॉ रखा गया, उसको हाँ 4th लॉ क्यों नहीं कहा गया? बेटा, आपको 0th लॉ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है ना वो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। उस वक्त जो टेम्परेचर है ना पूरे तीनों बॉडीज का, वो टेम्परेचर हमारा उनका सेम आ जाता है, यानी डेल्टा क्यू की एक्सचेंज 0 हो जाती है, इसलिए उसको कहा जाए 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 0th लॉ मतलब एक्सचेंज जो हीट की है वो C0 हो जाती है क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है बॉडीज का, नाम इसलिए रखा गया है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं क्लास को बेटा। आज का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है वो कल एंटरटेन किए जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। एक पूरा घंटा आपके लिए ब्रेक है, आप नाश्ता वाश्ता कर लें, ठीक है, और हाथ मुंह भी धो लें जिन्होंने नहीं किया है। 9:40 पर आपका क्लास होगा स्टार्ट।